कोसी स्नातक क्षेत्र से आप चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं जी। आप तो शिक्षाविद हैं, आप शिक्षक हैं, आप हैं। पॉलिटिकल कैसे हो रहे हैं? हम पॉलिटिकल क्यों होना चाह रहे हैं? हम पॉलिटिकल नहीं होना चाह रहे। फिर हम उस खोई हुई अस्मिता के खोज में निकले हैं। आपकी जो आवश्यकता है, हर जनप्रतिनिधि का यह दायित्व है, यदि कोई एमएलए बना है तो उनकी जरूरत है कि उसको नाली गली बनाना है, क्योंकि उनको जिन लोगों के मत से वो चुनाव जीत कर गए हैं, उन लोगों के लिए आपका काम है वह काम जाकर करना। कोसी स्नातक क्षेत्र से आप चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं जी। क्या लगता है आपको, अगर आपको इस बार मौका मिलता है तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या सब बदलाव करेंगे? मेरा तो कई बिंदु है, मैं अगले कभी मौका मिलेगा तो हम उस पर आपको और विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। परंतु मैं जिस उद्देश्य के साथ आया हूं इस काम को करने के लिए, कि मैं क्यों आया कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में। सही बात है, आप तो शिक्षाविद हैं, आप शिक्षक हैं, आप पॉलिटिकल कैसे हो रहे हैं? हम पॉलिटिकल क्यों होना चाह रहे हैं? हम पॉलिटिकल नहीं होना चाह रहे। फिर हम उस खोई हुई अस्मिता के खोज में निकले हैं जो आजाद हिंदुस्तान में खो चुका है। मतलब ये बिहार विधानमंडल की गठन 1952 ईस्वी में हुई। भारत के लोकतंत्र की यात्रा 74 साल पूरा कर चुका है। साथ ही साथ कदमताल करते हुए हमारा कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र भी 74 साल कदमताल किया। और इस 74 सालों में जिस प्रकार से भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे उस समय के भारत के हाईली इंटेलेक्चुअल व्यक्तित्व ने भारत के संविधान में अलग से एक अनुच्छेद रखा। जब आप संविधान में जाएंगे तो 171 का पार्ट 3 का ए जब पढ़िएगा तो अलग से इन चीजों को रखा गया कि भाई जब इलेक्शन होता है, जब लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 बना, तो 1950 जब बना तो राजनीतिक दल की कल्पना की गई, इलेक्शन के पैटर्न पर चर्चा किया गया, तो उसमें कहा गया कि इस देश में आम चुनाव होगा। अभी हाल में ही बिहार में आम चुनाव हुआ। बिल्कुल। एक ही पंक्ति में इस शहर के अच्छे प्रतिष्ठित पत्रकार भी थे और उसी पंक्ति में इस शहर का सामान्य मजदूर भी था और उसी पंक्ति में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कभी दस्तखत नहीं किया, अंगूठा लगाया, कई बार जो है मंडल कारा घूम कर आया, वो भी उसी पंक्ति में खड़ा था और सभी लोग एक ही पंक्ति में गए। जबकि संविधान की कल्पना जो की गई थी तो संविधान का मतलब ही था समजोड़ विधान, एक ऐसा विधान जो सबके लिए बराबर का हो। तो बराबरी में तो लाइन में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन संविधान में इस चीज की व्याख्या भी हुई कि जो जैसा है, जो जिस लायक है, उसे सम्मान के साथ जीवन जीने का भी अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया। वहां पे ऑब्जेक्ट कर दिए इन तीन व्यक्तियों ने जब ड्राफ्ट में जब ये लिखा जा रहा था कि भाई ये आपने तो सबको सब कुछ दे दिया, इस शहर के अच्छे पत्रकार को, अच्छे डॉक्टर को, सबको। उसने कहा कि उस समय भारत की आबादी का लगभग 20% लोग जो थे वो इंटेलेक्चुअल थे। कहा 20% इंटेलेक्चुअल जो है वह भी उसी पंक्ति में खड़ा है जहां 80% लोग खड़े हैं। का अलग से इसके लिए आर्टिकल डालिए, तो वही आर्टिकल 171(3) आया कि पत्रकार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, ये अपना प्रतिनिधि अलग से चुनेंगे और उस प्रतिनिधि का यह दायित्व होगा कि शहर में पत्रकार यदि इंटेलेक्चुअल हैं और पत्रकारों को की जो समस्याएं हैं वह समस्या अलग है। अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेसर आज रिटायर कर गए हैं या पढ़ रहे हैं, इनके लिए समस्या अलग है। उनको चबूतरा नहीं चाहिए, हम एक चबूतरा बना दें जहां पर वो सारे पत्रकार जाकर बैठ जाएं, वहां पे सारे प्रोफेसर जाकर बैठ जाएं। उनके लिए भी अलग से कुछ व्यवस्था चाहिए। आज इस शहर में आप देखिए ना कि जो भी लोग इंटेलेक्चुअल हैं शाम में कहां गैदर करेंगे, कहां गैदरिंग कीजिएगा, कहां पे इंटेलेक्चुअल गॉसिप होगा जहां से समाज को एक नई दिशा देने की कल्पना की जा सकती है। एक जगह एक बैठने की व्यवस्था है और यह जिम्मेदारी इस कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि चुनाव जीत कर इससे पहले गए थे उनकी भी यह जिम्मेदारी थी। आपकी जो आवश्यकता है, हर जनप्रतिनिधि
का यह दायित्व है, यदि कोई एमएलए बना है तो उनकी जरूरत है कि उसको नाली गली बनाना है, क्योंकि उनको जिन लोगों के मत से वो चुनाव जीत कर गए हैं उन लोगों के लिए आपका काम है वह काम जाकर करना। और लंबे समय से जो है 74 सालों से प्रतिनिधित्व ना होना। आप भी तो सहरसा में पत्रकार हैं, सभी एमएलसी से मुलाकात तो हो ही गई होगी, क्या स्नातक के एमएलसी से मुलाकात कभी हुई है? नहीं। कहां खोए हुए हैं, कौन है पता भी नहीं। यही तो है जो इस क्षेत्र से है नहीं वो। हाँ। अगर यहाँ के रहते और यहाँ के लोगों से बातचीत करते तो ये लोगों को, जो यहाँ युवा है उनको भी पता चलता, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको भी पता चलता जो क्या सब उनका कर्तव्य है, जो एमएलसी बन के गए हैं और वो क्या सब करके आए। 74 सालों से आज तक कोई बने ही नहीं। जब से यह देश बना है, जब से यह कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की कल्पना की गई है, तब से यहाँ तक कोई भी कोसी के लोगों ने यहाँ तक प्रतिनिधित्व किया ही नहीं है। तो बाहर के लोग करते हैं। हाँ, बाहर के लोग करते हैं, लोग आते हैं। यहाँ के लोगों में सामर्थ्य नहीं है। हमारे सामर्थ्य तो है, फिर इसलिए तो इसका आपने पूछा आप क्यों आए चुनाव लड़ने के लिए, हमसे पूछे ना। बिल्कुल, हम इसलिए चुनाव लड़ने आए हैं कि कल मेरा बेटा होगा, मेरा पोता होगा, समाज का लोग होगा। जब हम भी 80-90 बरस के होंगे ना, तो आएगा पूछेगा कि दादा जब आप सामर्थ्यवान थे यह चुनाव क्यों नहीं लड़े? आप नहीं लड़े तो किसी को लड़वा देते। कम से कम एक बार कोसी के लोग जानता भी तो स्नातक का भी एमएलसी होता है। आप प्रचार में जाते हैं जगह जगह? हाँ, जा रहा हूं। क्या युवाओं में कुछ इसकी है जो जानकारी? मैं जब जाता हूं तो जब वोटर बन रहा था लोगों को गया जगह नहीं तो भैया कौन वाला एमएलसी चाहिए, अजय लोगों को पता नहीं है लड़े चौकी। हम ना 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 ना। अच्छा, लोगों को ये जानकारी लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों ने आज तक जागृत ही नहीं किया है। चुनाव जब होना होगा। मैं इसमें खुश हूं कि वर्ष 2026 में जो चुनाव होगा, जिसके लिए 2025 में वोटर लिस्ट बनाया गया, हमने कोसी प्रमंडल, सिर्फ कोसी प्रमंडल में 30,000 के आंकड़ों को छू चुका है। यह आंकड़ा यह साबित करता है कि हम चुनाव जीत गए। एजेंडा क्या है अगर आप जीत गए तो पहला क्या करेंगे आप यहाँ के बच्चों के लिए? मेरा पहला काम होगा कि यदि मैं 17 नवंबर 2026 को यदि ओथ लेता हूं तो अगले दिन से लेकर 17 नवंबर 2027 के बीच में हमारे इस क्षेत्र में 14 जिला आता है, 11 संसदीय क्षेत्र होता है, 4 प्रमंडल है, 4 विश्वविद्यालय। हमारा पहला काम होगा हर प्रमंडल का जो प्रमंडलीय मुख्यालय का जो टॉप मोस्ट कॉलेज होगा। रजनीश जी ठीक से बोलिएगा सोच के। हाँ, सोच अगर ऐसा होता है सहरसा ना पीछे पड़ जाएगा, आपसे करवा के रहेगा। एकदम आपको आश्वासन देता हूं कि यदि मैं यह चुनाव जीतता हूं तो चारों प्रमंडल का, सिर्फ एक प्रमंडल की बात नहीं करेंगे उनके तरह, मैं उनके तरह नहीं हूं, मैं कोसी का जन्मा हूं और कोसी पुत्र हूं। यहाँ हर लोग जो यहाँ जन्मा है सब कोसी पुत्र है, और कोसी के लोग हमेशा सबकी सेवा करते हैं, पार्शियलिटी नहीं करते हैं। और जब मैं चुनाव जीतता हूं और 17 नवंबर को जिस दिन ओथ लूंगा 2026 को, तो आप देखिएगा कि 17 नवंबर के अगले दिन मैं जरूर यहाँ पहुंचूंगा और 4 प्रमंडल के 4 टॉप मोस्ट जो कॉलेज है, सहरसा कॉलेज सहरसा, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, टीएनबी कॉलेज भागलपुर, आरडीएनडीजे कॉलेज मुंगेर, इस चारों महाविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कागज पर नहीं जो अभी बना दो कागज पे बना दे रहा है, धरातल पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार करना है। ठीक है, पहला 40 साल आप सोचिए, आप भी आपका भी दायित्व है यदि आप सहरसा नाव चलाते हैं। आज बीते 40 सालों से सहरसा कॉलेज में घंटी नहीं बजी है। उसके द्वार पे, गेट पे बना मंदिर में प्रतिदिन 3 टाइम घंटी बजती है। सहरसा कॉलेज के द्वार पे जो बना हुआ दुर्गा मंदिर है उसमें घंटी बजती है। सहरसा कॉलेज के पीछे जो मंदिर बना हुआ है उसमें घंटी बजती है। सहरसा कॉलेज से सटे पूरब में जो हर साल जो है वहां पे यज्ञ होता है उसमें घंटियां बजती है। लेकिन सहरसा कॉलेज सहरसा में 40 सालों से घंटी नहीं बजती। आप अपने वोटर के बारे में ही बोल रहे हैं सर, वो लोग तो आपके वोटर होंगे। किसमें? आप प्रोफेसर के बारे में बोल रहे हैं घंटी नहीं बजी है, काम नहीं कर रहे हैं। मेरा काम है उसको ठीक करना। प्रोफेसर साहब हमको वोट नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोफेसर साहब भी तो, उनके भी तो बच्चे कल पढ़ेंगे। आज जो सहरसा सूखे नशे के गिरफ्त में है, क्या आप गारंटी देंगे कि आपका बेटा सूखा नशा नहीं करेगा? प्रोफेसर साहब के बेटे तो प्राइवेट में पढ़ेंगे, बाहर चले जाएंगे, दिल्ली में चले जाएंगे, लौट के नहीं आएंगे क्या सहरसा? क्या बात करते हैं? सब दिन होत ना एक समाना। आप यदि प्रोफेसर हैं तो आपका बेटा प्रोफेसर बनेगा इसकी गारंटी नहीं है। सहरसा में रहने वाले लोगों की चिंता सबकी चिंता है। घंटी बजना शुरू हो जाएगा यहाँ के कॉलेजों में। मैंने तो कहा कि मैं पहला 1 साल इस पर काम करूंगा। ठीक है सर, पहला 1 साल इस पर काम करूंगा।
और 1 साल इस कार्य को जब जैसे मैंने पूरा किया, तब हर जिला के एक कॉलेज को टारगेट करूंगा। ठीक। उसके बाद साइमल्टेनियसली अगले साल, क्योंकि 1 साल में इतना ही 14 जिला में दौड़ा के लोग थक जाता है कि अगले साल थोड़ा एक एक कॉलेज का ही लोड लूंगा। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर में मैं जाऊंगा, तो फिर हमारा 4 प्रमंडल है, चारों प्रमंडल के प्रमंडलीय पुस्तकालय, जो आज आपकी प्रमंडलीय पुस्तकालय में तो बच्चे नजर आ रहे हैं, लेकिन यदि आप भागलपुर चले जाएं, जो विक्रमशिला की धरती रही है, यदि आप पूर्णिया चले जाएं, रेणु की जो धरती रही है, कॉलेज का नाम हुआ करता था, आंसू बहना शुरू हो जाएगा। क्या सोच के हमारे पूर्वजों ने प्रमंडलीय पुस्तकालय की स्थापना किया था? हम कहां थे और कहां चले आए? क्योंकि उधर से आएंगे, हर चीज में बात करेंगे। जैसे हमने कहा कि कॉलेज में घंटी बजाएंगे, तो आप उधर से पत्रकार हैं, मसाला लगा दिए प्रोफेसर साहब, आपके विरोध कर देंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा विरोध कर देंगे, मैंने कहा कि वो आपके वोटर है। खिलाफ से बिल्कुल, मैं पूछ रहा हूं, हमारे वोटर्स नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आप क्या सब करेंगे, और मैंने ये पूछ दिया। मैं शिक्षक का ही सिर्फ नेता नहीं हूं जी, मैं छात्र का भी नेता हूं। हमारा उद्देश्य छात्र के लिए भी है, और शिक्षक से ज्यादा संख्या आज के डेट में छात्र की भी है जी। और लोकतंत्र बहुमत के साथ चलता है, इसलिए मेरे लिए दोनों आवश्यक है। छात्र भी जरूरी है, शिक्षक भी जरूरी है, पत्रकार भी जरूरी है। अच्छा, हमारे लिए एक कोसी का बहुत पीड़ा है जी। यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए भी जो है पलायन करते हैं, यहाँ के लोग मजदूरी करने के लिए पलायन करते हैं, नौकरी करने के लिए पलायन करते हैं। आप शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं, इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो उस पलायन पर क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए, पलायन के लिए, पलायन को रोका जा सकता है और कुछ हद तक पलायन रुका भी। कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में तो आपसे उम्मीद कर सकते हैं। निश्चित है। हमारे यहाँ आज के डेट में मेडिकल कॉलेज भी हैं जी, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, बिल्कुल। हमारे यहाँ डिग्री कॉलेजेस भी है। कुछ और संस्थान की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी आबादी जितनी है उस हिसाब से संस्थान की संख्या नहीं है। पॉलिटिकली या सेंसेशन फैलाने के लिए हम कुछ बोल दें क्या एकदम ऐसा है वैसा है, पलायन कैसे, हम कैसे कह सकते हैं 100% पलायन है? नहीं, 100% तो नहीं है। यहाँ भी पढ़ रहे हैं बच्चे। मैं वही कह रहा हूँ कि चूंकि आपके यहाँ के संस्थान की सीटें फुल हो गई है, तो बच्चे क्या करेंगे? पलायन इसलिए है, यदि आपकी रमेश झा महिला कॉलेज की सीटें यदि खाली रहती और तब जाकर बच्चे यदि जेडी वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेता, तो हम कह सकते थे कि इसके लिए, शिक्षा के लिए पलायन हो रहा है। सहरसा कॉलेज, सहरसा की सीटें खाली रह जाती और तब बच्चा पटना साइंस कॉलेज की तरफ यदि मूव कर रहा है, बीएन कॉलेज की तरफ मूव कर रहा है, पटना कॉलेज की तरफ मूव कर रहा है, हम उसे पलायन कह सकते थे, क्योंकि बच्चे यहाँ हैं। रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। बच्चे हैं। हाँ। अब है क्या कि हमारे पास संस्थान कम है, आप समझिए, की संख्या बढ़ानी चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। और जो बेसिक चीजें हैं इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर सभी चिंतकों का काम है, इस पर सोचना। जिस पलायन की हम बात कर रहे हैं उसको कैसे रोकें। आप तो यह भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सहरसा के 2 मेडिकल कॉलेज में मध्य प्रदेश के लोग एडमिशन लिए हैं, आप तो ये नहीं कहते कि भाई वहां के लोग यहाँ क्यों आए हैं पढ़ने के लिए। पलायन तो मध्य प्रदेश से भी हुआ है। सहरसा में इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैंने कुछ इंटरव्यू किया था जब पहली बार बैच बन के निकला था, जब इन लोगों का एमबीबीएस पूरा हुआ था लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज में, तो मैं गया था, क्योंकि हमारे शहर से पहली बार जो है डॉक्टर बन के निकले थे। तो वहाँ कई पेरेंट्स जो थे वो अपने बच्चों को ले मतलब आए हुए थे मिलने के लिए, जब उनका बच्चा तैयार हुआ था, तो वो कोई राजस्थान से, तो कोई हरियाणा से, तो मुझे उस समय लगा जो मेरी धरती भी जो है। आप देखिए, अब देखिए, अब ऐसे में आप कहिएगा चित्त भी आपका, पट्ट भी आपका है। ऐसे में आप कह रहे थे खाली सहरसा से पलायन हो रहा है, हम तो कह सकते हैं राजस्थान से पलायन हो रहा है सहरसा की ओर। बहुत कम संख्या है। अरे सर, संख्या कम है तो आपके यहाँ से भी कितना संख्या है? बहुत संख्या जाता है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, बहुत संख्या जाता है सर। आपके यहाँ भी जो है, हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है कुछ ना समझे में भी पलायन है, उसके लिए भी अवेयरनेस चलाएंगे। एक बार अवेयरनेस की बातें अच्छी है, आप एक जगह पर तो भेजिए, क्योंकि एक परसेप्शन क्या हो गया है आजकल कि ऐसे हम यदि बोलते हैं तो कुछ लोग तो कहेंगे कि बहुत बढ़िया शिक्षाविद है, शिक्षा शास्त्री है बोल रहा है,
और समाज में तो बोले कि 20% जो अच्छा, लोग ये हैं, जो चुनाव होने जा रहा है, मैं इसको पहले क्लियर कर लूं, 20% जो लोग हैं समाज में, तो वो फिर उसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे। लेकिन यही कोई व्यक्ति यदि सदन चला जाता है, ये परसेप्शन है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। यदि कोई व्यक्ति यदि सदन चला जाए, अभी कोई व्यक्ति हमारे यहाँ से एमएलए बन गए, यदि उन्होंने कुछ कह दिया तो लगता है भगवान ने कुछ वाक्य लिख दिया। कोई नेता यदि कुछ बोल देता, सदन वाला, सड़क वाला नहीं, सदन वाला नेता यदि कुछ बोल दिया, तो पब्लिक में एक ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि लगता है कि एक ब्रह्म वाक्य हो गया। और यह भी कारण है मुझे सदन जाने की हमने तैयारी किया है। एक कारण यह भी है कि कुछ चीजें समझाने के लिए कुछ उचित जगह जरूरी होता है। जैसे यहाँ कुछ चीज अपने बारे में कुछ बताने के लिए सहरसा 9 का स्टूडियो जरूरी है, अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाने के लिए। ठीक उसी तरीके से समाज में भी कुछ परिवर्तन के लिए बिहार विधानमंडल के सदन में भी जाकर जरूर ना बोलना आवश्यक। बिल्कुल, कोसी की आवाज जो है, अगर आपको मौका मिलता है तो आगे बढ़ाएंगे। अगर ये चुनाव जो आप जिसमें जा रहे हैं, इसमें आपको सबसे बड़ी ताकत आपकी क्या लगती है जो आपको जीत दिलाएगी? मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरा कोसी और यहाँ के अभिभावक, यहाँ के छात्र, यहाँ के स्थानीय लोग, यही सबसे बड़ी ताकत है। और यह ताकत इतनी बड़ी ताकत है जिस ताकत को आज तक किसी ने पहचाना नहीं। और मैं सोच रहा हूँ सर, 2008 में एक अन्ना सा लड़का आता है सहरसा, और सहरसा की वो ताकत थी, मिट्टी की वो ताकत थी, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और आप अपने बारे में सोचिए ना जरा। पिछले बार जब आप आए थे, लगा कि सब अनहार घर में सांपे सांप, और जब आज आपकी आवाज़, आपके चैनल, आपका व्यूज़ लोकल टू ग्लोबल आप हो रहे हैं, तो ये सब सहरसा के ही लोगों का आशीर्वाद है, कोसी के ही लोगों के आशीर्वाद है। कोसी के लोग आशीर्वाद देंगे, ये मेरा अंदर का मन बोलता है। सिर्फ कोसी ही नहीं, संपूर्ण कोसी स्नातक क्षेत्र के उन तक हमारी पहुंच अभी बन रही है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने पूर्णतः एक एक आदमी तक मेरी पहुंच हुई, लेकिन हमने यह प्रयास किया है कि एक एक स्नातक मतदाता का नंबर हमारे पास हो और हमारा नंबर उसके पास हो। जब भी आपको जरूरत पड़े आप मुझे फोन करें। आपके सामने कई प्रतिद्वंदी हैं, हाँ, उम्मीदवार हैं, हाँ, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हाँ। उससे आप अपने आप को अलग कैसे पाते हैं? क्योंकि वो उम्मीदवार हैं, मैं उम्मीदवार नहीं हूं। तो क्या आपने आपको अब जीत घोषित कर दिए हैं? उम्मीदवार तो अभी हैं। आपने हमारा कई सोशल स्टेटस देखा होगा। कोई लोग अपने आप को प्रत्याशी बोलते हैं। प्रत्याशा का अंग्रेजी एंटीसिपेशन होता है, एंटीसिपेटरी बिल जो लोग लेता है। अरे भाई, एंटीसिपेशन में कहाँ है भाई? कोसी स्नातक क्षेत्र है, कोसी पुत्र है, दूसरा सवाल कहाँ है यहाँ पर? और सब लोग इस चीज को जान रहे हैं। एक कोसी की मिट्टी की ताकत है। ये कोसी पुत्र का टैग खुद से ले लिए क्या? कौन? आप भी कोसी पुत्र हैं? हाँ, नहीं, आपके उसमें लगा। मेरा मानना है कि कोसी की जलधाराएं जहां जहां बहती है, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, जहां जहां कोसी की जलधाराएं बहती है, वो सभी, और वो जल भूगर्भ से तक पहुंचती है, हिमालय से निकलती है, भूगर्भ तक पहुंचती है, और चापाकल के माध्यम से हम लोग चापाकल का हैंडल चलाते हैं और मुंह लगाकर पीते हैं। और जब पीएम पानी जब जाता है तो वही हमारे शरीर में खून बनता है। वो सारा खून कोसी का है। और जिस जिस व्यक्ति के शरीर में वह कोसी के पानी का खून है, वो सब व्यक्ति कोसी पुत्र है। हम भी कोसी पुत्र हैं, आप भी हैं, सब लोग जो है कोसी पुत्र हैं। बिल्कुल। जो आपके मतदाता हैं, स्नातक मतदाता जो है, उन तक आपका क्या मैसेज है, क्या देना चाहेंगे? पहले तो दिल से धन्यवाद जी, इसलिए कि इस बार जो पूरे 14 जिला में, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, ये जो 14 जिला के लोग हैं, ये 14 जिला के उन सभी स्नातक मतदाताओं को, चूंकि 1,34,000 मतदाता बना है, जिसमें मात्र 24,000 ही मतदाता रिपीट हुए हैं। 1,10,000 मतदाता, जिस प्रकार से हम लोगों ने फेसबुक पर कैंपेन चलाया था कि आप लोग जुड़िए, 1,10,000 फ्रेश मतदाता इस बार चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं। और वो सारा मतदाता जो है को पता है कि इस बार किसको वोट करना है और वोट कैसे करना है। 14 जिला के मतदाताओं को ये बात पता है कि कैसे मुझे वोट करनी है और कहाँ करनी है। लोग निशाना लगाकर बैठे हैं। आज चुनाव आयोग देख, हम लोग तो मान रहे थे कि मार्च में चुनाव होगा। फोन करता है, भैया कब? हम कह रहे अभी इंतजार करो।
एक्सपायर नहीं हुआ दवा है, वो दवा एक्सपायर होने वाला है, उसका एक्सपायरी डेट अभी बचा हुआ है, तो दवा तो डॉक्टर ही लोग चलाते हैं ना भाई। तो दवाइया अभी है, चल रहा है, अभी एक्सपायर होने वाला है नवंबर में, तब नया मैन्युफैक्चरिंग लोग करेगा। सब लोग तैयार है नया मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, नया ब्रांड। हाँ नया ब्रांड, और नए जेनरिक नेम के साथ नाम को भी चेंज कर रहा है लोग, जेनरिक नेम भी चेंज कर रहा है। अच्छा, 5 साल पहले अगर आपको यह मौका मिला होता, अभी तक क्या बदलाव हो गया रहता? देखिए, हर चीज का एक वक्त होता है जी। और अभी जो हमने बताया ना 2025 का, वह काल सोच कर रखा हुआ यह काल था, और इसी काल में हमारी एंट्री होनी है और इसी में हमें बदलना है। 5 साल पहले यहाँ नशा था ही नहीं, तो हम क्या करते? ये 5 साल में सहरसा में हाल हुआ है, मात्र 5 साल में। क्योंकि घंटी पर जो हमने बात किया, ये सब लोग जितने प्रोफेसर साहब लोग आप लोग सुन रहे हैं, भाई आपके विरोधी हम नहीं हैं, हम भी कॉलेज चलाते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपका विरोध कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि चूंकि महाविद्यालयों में जब घंटी बजेगी, बच्चे महाविद्यालय में जाएंगे, तो उसका जो समय है वह समय महाविद्यालय में बीतेगा, किताबों के बीच बीतेगा, छात्रों के बीच बीतेगा। उस समय में बच्चे जो हैं, जहां उसे वर्ग कक्ष में जाना था, तो वह बच्चा जो है चौक पर जा रहा है। और चौक पर क्या बिक रहा है? किताब तो बिक नहीं रहा है, कॉपी तो बिक नहीं रहा है, तो जो बिक रहा है वो ले रहा है, जो बिक रहा है वो ले रहा है। अब वो किसी से रोकने से नहीं रुकने वाला है, उसे चेतना के जरिए ही आप बदल सकते हैं समाज में, ऐसे नहीं बदल पाएगा। उसको बदलने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, यही एक ट्रैक है, दूसरा कोई ट्रैक नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और बेबाकी से जो है हमारे सवालों का जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी और आपके सभी सहरसा नाउ के दर्शकों को भी नमस्ते। दोस्तों, तो ये थे डॉक्टर रजनीश रंजन, जिसने हमें शिक्षा, समाज और कोसी मिथिला क्षेत्र के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। उम्मीद है कि आज के इस चर्चा से आपको उनके विचार और उनकी आगामी राजनीतिक यात्रा के बारे में बेहतर समझ मिली होगी। फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे चैनल सहरसा नाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।